शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद अली खान बाबक और ज़ज्र विजन ऑफिशियल के साथ आप लोगों सब लोगों के सामने हूं। पूरी दुनिया आज जो है ना 10 दिन हो गए, पूरी दुनिया यूक्रेन और रशिया की जंग में लिपटी हुई है। सारी सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे सब ये बहस हो रही है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ है, इसमें रशिया के क्या इंटरेस्ट है, इसमें अमेरिका के क्या इंटरेस्ट है, पूरा बेस इस पे चढ़ हुई है। और हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी, ये बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये कहाँ से शुरू हो गई और ये जो है ना एस्केलेट होकर एक वॉर में कैसे बदल गई। तो मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है यहाँ पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पहले हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे ओरिजिनेट हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया और यूनाइटेड स्टेट का क्या इंटरेस्ट हो सकता है और क्या इंटरेस्ट है, पॉसिबिलिटी क्या है कि कौन से इंटरेस्ट हो, प्रिडिक्शन भी हम करेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा फिर हम बात करेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशिया ने और यूनाइटेड स्टेट ने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए। इसके बाद हम करेंगे कि इसका पूरी दुनिया पे ग्लोबल इफेक्ट क्या होगा, पूरी दुनिया पे इस जंग के क्या असरात हो सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे अपने पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जो है ना इस जंग से कुछ सीख भी सकता है, कुछ उसको कुछ सीखना चाहिए भी या नहीं भी चाहिए। और हमने यूक्रेन के जो हालात है, उस पर जो हालात आए हैं, उससे सबसे डोमिनेंट चीज़ें कौन सी सीखनी है। तो आप लोगों का टाइम ज़ाया के बगैर आते हैं डायरेक्ट हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये हम थोड़ा जो पीछे हिस्ट्री में जाए तो ये जो रशियन है, यूक्रेनियंस है और प्रो रशियन है, ये एक मास लैंड में रहते थे जिसको नाम दिया जाता था कीवियन रूस का नाम दिया जाता था। उसको स्लेविक पीपल कहा जाता है। स्लेविक पीपल ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे रहते हो और बहुत से ज़बानें बोलते हो, इस तरह के लोगों को हम स्लेविक पीपल कहते हैं। तो इस स्लेविक पीपल में रशियंस भी थे, बेलारशियन भी थे और यूक्रेनियन भी थे। और यहाँ पे ये 9वीं सेंचुरी की बात है, यहाँ पे एक यूक्रेन, इस जो रूस था, इस पे हुकूमत जो थी ना वो थी 1900 से 1980 से 1015 तक जो यहाँ पे हुकूमत की थी वो किसने की थी, एक प्रिंस था, ग्रैंड प्रिंस था जिसका नाम वोलोदिमिर था। वोलोदिमिर यूक्रेन में वोलोदिमिर कहा जाता है और रशियन में व्लादिमीर कहता है। अगर आप लोग जरा देख ले तो यहाँ पे आजकल के जो दोनों प्रेसिडेंट हैं रशिया के, एक का नाम व्लादिमीर पुतिन है, दूसरा का नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। फिर क्या हुआ, जब उनकी सेग्रीगेशन हो गई तो रशियन, यूक्रेन्स और बेलारशियन जो है ना, ये सब जो है ना वो जुदा हो गए, कीवियन रूस से जुदा हो गए। और ये हुआ कि ये फिर जो है ना सोवियत यूनियन जब बन गई तो सोवियत यूनियन के जो 15 रिपब्लिक थे, उन 15 रिपब्लिक में रशिया भी शामिल थी और यूक्रेन भी शामिल थी। और इन 15 रिपब्लिक में एक नंबर पे जो प्रोग्रेस के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, वेपन के लिहाज से, हर लिहाज से तरक्की याफ्ता जो ममालिक थे वो ये दो थे। रशिया एक नंबर पे थी और यूक्रेन वो दूसरे नंबर पे थी। फिर क्या हुआ, 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई, तो यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस हासिल की। अच्छा, फिर यूक्रेन में हुकूमतें बदलती गई। फिर 2014 में यूक्रेन में एक हुकूमत आ गई, उस प्रेसिडेंट का नाम था विक्टर यानुकोविच। यहाँ से कहानी जो है ना असल शुरू होती है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से, अमेरिका कैसे एंटर हो गई और रशिया जो है ना कैसे एंटर हो गई। असल में अगर आप लोग देख ले तो 3 बुनियादी पार्टी है यूक्रेन में। उन तीनों में से एक पार्टी जो है ना वो प्रो रशियन है, जो रशिया को सपोर्ट करती है, और 2 पार्टी जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट को सपोर्ट करती है या ईयू को सपोर्ट करती है। 2014 में जो प्रेसिडेंट आ गया उसका नाम था विक्टर यानुकोविच और ये प्रो रशियन था, वो हुकूमत कर रहा था 2014 में। 2014 में एक वो जो क्या कहते हैं इवेंट आ गई जिससे ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने जो है ना एक टर्न ले लिया। वो क्या था, ऐसा हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने एक डील ऑफर की यूक्रेन को, बहुत अच्छी डील थी, ट्रेड डील थी। लेकिन चूंकि विक्टर यानुकोविच वो पपेट था रशियन का और वो प्रो रशियन था, तो उन्होंने उस डील को उस डील से इनकार कर दिया। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, $15 बिलियन की बेल आउट या कर्जा लेने के लिए वो रशिया पहुंच गए। जब ये बात हो गई, जब अवाम को ये समझ आ गई कि ये उसने क्या किया, एक डील को उन्होंने रिजेक्ट किया और इसके बदले में रशिया से वो उसने $15 बिलियन की जो है ना वो कर्जा लेना उन्होंने पसंद किया। तो इससे जो है ना प्रोटेस्ट बिल्ड हो गया, पूरे
रशिया में प्रोटेस्ट बिल्ड हो गया और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हो गए कि ये प्रो रशियन है, इन्होंने हमें भेज दिया रशिया के खिलाफ, रशिया को हमें भेज दिया। तो इसी तरह पूरे 2014 में प्रोटेस्ट वो इतने इंटेंस हो गए कि आखिरकार विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट को टॉपल किया और विक्टर यानुकोविच रशिया फ्लेट गया या रशिया भाग गया। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो प्रोटेस्ट को सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स कर रहे थे और जो प्रेसिडेंट था उसको सपोर्ट रशिया कर रहे थे। जब रशिया को लगा कि इन्होंने इसकी पपेट को टॉपल किया और इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट की हाथ है, तो उन्होंने लेवरेज के लिए क्या किया, क्रीमी में ऑलरेडी उनके मिलिट्री इंस्टॉलमेंट सब पड़े हुए थे, उन्होंने क्रीमी को क्या किया, उन्होंने क्रीमी को एनेक्स किया। जब क्रीमी को एनेक्स किया तो 2014 में फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स आ गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन आ गई, उन्होंने कहा ये एनेक्सेशन है, ये वो सब कुछ हो गया। फिर इन दोनों के बीच एक डील हो गई कि चलो हम वोटिंग करते हैं, रेफरेंडम करते हैं कि क्रीमी के लोग क्या चाहते हैं। तो जब रेफरेंडम हो गया तो क्या हो गया, क्रीमी ने विलिंगली रशिया के साथ शामिल होना पसंद किया और वो सब लोगों ने वोट दिया रशिया के साथ शामिल होने के लिए। रशिया ने जो है ना इसको लिबरेशन ऑफ क्रीमिया का नाम दिया और यूनाइटेड स्टेट ने इसको एनेक्सेशन का नाम दिया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये जो यूक्रेन के इलाके है उसके ईस्टर्न बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उसको दोम्बस का नाम दिया जाता है। ये दोम्बस में लुहान और डोनेट्स्क दो ऐसे रीजन है जो प्रो रशियंस भी है, रशियंस बोलते भी है, वहाँ के कल्चर ज़्यादातर अडॉप्ट भी करते हैं और वो सेपरेटिस्ट है, वो चाहते हैं कि वो यूक्रेन से आज़ादी हासिल करके रशिया के साथ जो है ना वो शामिल हो जाए। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने उस रीजन पे फोकस किया और वहाँ पे जितने सेपरेटिस्ट थे उनको बेक किया, उनसे कहा कि आप लोग लड़ो यूक्रेन के खिलाफ। वो जो प्रेसिडेंट नया आ गया था वो चूंकि यूएस प्रो यूएस था तो उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। पहले जो है ना यूक्रेन के गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं की, सेपरेटिस्ट मुख्तलिफ किस्म के धमाके कर रहे थे, लड़ रहे थे, जगह जगह पे गुरिल्ला वॉरफेयर चल रही थी जिसको रशिया सपोर्ट कर रही थी। लेकिन 17 जुलाई 2014 में एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसके बाद यूक्रेन को इंटरफेयर करना पड़ा इस सेपरेटिस्ट को फ्लश आउट के लिए। वो वाकया क्या था, 17 जुलाई 2014 में इन सेपरेटिस्ट ने मलेशिया के एक एयरलाइन को शूट किया जिसमें 298 मुसाफिर सवार थे। ये वो इवेंट थी कि यूक्रेन के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि हम इन सेपरेटिस्ट को फ्लश आउट कर दें और लिहाजा जंग शुरू हो गई। यूक्रेन की आर्मी ने उन पर चढ़ाई शुरू कर दी। जब रशिया को लगा कि उनके सेपरेटिस्ट जिसको वो बैक कर रहे थे कि वो ग्राउंड लूज कर रहे, वो हार रहे, यूक्रेन की आर्मी से हार रहे, तो क्या हुआ, रशिया के जो मिलिट्री ने उन्होंने डायरेक्ट इन्वेजन स्टार्ट की और डायरेक्टली रिबल्स जो है ना या सेपरेट ग्रुप के वो उनके शाना बशाना वो हो गए, लड़ना उन्होंने शुरू किया। ये लड़ाई चलती रही बहुत दिनों तक चलती रही। फिर क्या हुआ, मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो रशिया, वेस्ट और यूक्रेन के बीच में हुआ। उनके बड़े फीचर कौन से थे कि पहले तो सीज फायर होगी, जंग नहीं होगी। दूसरी बात ये कि रशिया अपने तमाम जो मिलिट्री है ना वो वहां से विड्रॉ करेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन से। और तीसरी बात ये थी कि ये जो रिबल एरिया है जहां पे रिबल या सेपरेटिस्ट रहते थे, इस पे एक इलेक्शन किया जाए, उन लोगों से पूछा जाए कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। 8 साल हो गए इस मिन्स्क एग्रीमेंट का, आज तक जो है ना इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुई। तकरीबन 8 साल हो गए, ये मिन्स्क एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेड नहीं है। यूक्रेन की जो है ना टोटल एरिया वो 600,000 स्क्वायर किलोमीटर है जिसमें 44 मिलियन लोग रहते हैं, जिसकी जीडीपी 155.6 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम 3,727 है। फिर इसके बाद क्या मिन्स्क एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हुआ और फाइनली जब रशिया को लगा कि ये जो यूक्रेन है उसके साइड से फिसल रहा है, यूक्रेन ने मुख्तलिफ की सजेशंस दी। यूक्रेन ने कहा कि हम नेटो के साथ भी शामिल होना चाहते हैं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी शामिल होना चाहते हैं। जब रशिया को लगा कि यूक्रेन हमारे हाथों से निकल रही है तो उन्होंने क्या किया, एक फुल मिलिट्री ऑपरेशन या एक फुल इन्वेजन जो है ना उन्होंने लॉन्च किया, जो आज 10 दिन है मुसलसल चल रही है। ईस्टर्न जो एरिया है उनको भी कब्जा किए हुए और कीव के इर्द गिर्द सारे इलाके पे जो है ना वो उन्होंने डेरा जमाया हुआ है, वो वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब आते, ये तो पूरी हिस्ट्री हो गई, कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू गई और अब जो है ना जारी है। अब आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया और अमेरिका के क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं और क्या इंटरेस्ट है, पॉसिबल इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज, नंबर फर्स्ट, पावर।
रिमेंबर एनी टाइम विद व्हेन यू आर डीलिंग विद पॉलिटिक्स, यू आर डीलिंग विद पावर। जब भी बड़े ममालिक पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, इकॉनमी, ये जो नेशन सिक्योरिटी एक साइड पे रखो, पहली चीज उनकी जो होती है ना वो पावर होती है। यहां पे अमेरिका भी चाहती है कि वो पावर हासिल करे, ये इलाका उनका हो जाए, और यहां पे रशिया भी चाहती है कि पावरफुल हो जाए, या रशिया की कंटेनमेंट रोक दे, रशिया अपनी एक्सपेंशनिज्म ना करे, ये चाहते हैं। तो यहां पे पावर के लिए दोनों की जंग है। पहली रीजन ये है। दूसरी रीजन सबसे बड़ी ये है कि ये रशिया चाहती है कि इसको हम बफर जोन बनाए, बफर जोन, और अमेरिका चाहती है यूक्रेन को हम बफर जोन बनाए। क्या? क्योंकि अगर हम यूक्रेन के मैप को अगर देख ले तो यूक्रेन के एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ नेटो ममालिक है। तो नेटो ममालिक चाहते हैं कि ये रीजन बफर जोन बन जाए, कि रशिया की जो मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह हो या रशिया की जो चढ़ाई हो वो हम यहाँ यूक्रेन में रोक सके। और एग्जैक्टली यही वो भी चाहता है, रशिया भी यही चाहता है कि इसको हम बफर जोन बनाए। तो दूसरी बात बफर जोन है। तीसरी चीज पपेट गवर्नमेंट। दोनों चाहते हैं कि यहां पे हमारी पपेट गवर्नमेंट बैठी हुई हो। रशिया चाहते हैं कि हमारा पपेट गवर्नमेंट हो, और अमेरिका चाहते हैं कि नहीं हमारा पपेट गवर्नमेंट हो। तो इस पे भी एक कंपटीशन बेल्ट है। तीसरी चीज, अमेरिका चाहती है कंटेनमेंट ऑफ रशिया। वो ये चाहती है कि रशिया जो है ना उसकी इकॉनमी ना बढ़े, उसकी जियोग्राफी ना बढ़े, उसकी इन्फ्लुएंस ना बढ़े, समंदरों में, इंटरनेशनल मार्केट में ना बढ़े। तो इसके लिए भी वो यूक्रेन को अलाउ नहीं कर सकते, यूक्रेन की कंट्री को, कि इस पे चढ़ाई करे। सो कंटेनमेंट ऑफ रशिया इज डेफिनेटली एन इनडायरेक्ट कंटेनमेंट ऑफ चाइना। क्योंकि जाहिर यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे वाज़ेह है कि चाइना और रशिया एक ब्लॉक बनने जा रही है। तो अगर इन्होंने मजबूत ब्लॉक बनानी है तो दोनों को पावरफुल रहना पड़ेगा। अगर पावरफुल नहीं है या इनमें से एक भी खराब हो जाए तो फिर वो अमेरिका के लिए एक अच्छी बात होती है, एक यूजफुल बात फैक्टर हो सकती है। ठीक है ना। 5 नंबर चीज, यूएस एक्सपोर्ट टू यूक्रेन। अब यूएस क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ये जोन रशिया के पपेट के हाथ में ना चला जाए, या ये रशिया के कंट्रोल में ना चला जाए। इसकी बुनियादी वजह क्या है? यूएस जो है ना वो यूक्रेन को $2.4 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, एक अच्छी ट्रेड वो करता है। रूस जो है ना वो क्या करता है? $5 मिलियन पर बैरल रोजाना, 5 मिलियन क्रूड ऑयल पर डे, ये रोजाना जो है ना रोजाना की बुनियाद पर उसको सप्लाई करता है यूक्रेन पे। तो यूक्रेन जो है ना एक बिजनेस हब बन चुका है दोनों ताकतों के बीच। रूस चाहती है कि मेरा यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि उनकी ऑयल एक्सपोर्ट हो रही है, ऑयल एक्सपोर्ट के बाद दूसरी भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, और यूएस चाहता हो कि वो उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि उसके भी अच्छा एक्सपोर्ट हो, 2.4 बिलियन एक्सपोर्ट है। अच्छा, ये तो हो गई यूएस और रशिया के इंटरेस्ट जो है ना उस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। नाउ पावर यूज्ड बाय बोथ कंट्रीज, दोनों ममालिक ने इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन से पावर इस्तेमाल की है? रशिया ने तो वो जाहिर बात है उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला वारफेयर और एक्टिव एंगेजमेंट की, एक्टिव मिलिट्री एंगेजमेंट की। अमेरिका ने सिर्फ एक पावर इस्तेमाल की, और वो क्या है? डेमोक्रेसी। इसे कहते हैं पावर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में आपके मुल्क डिवाइड होता है, उसमें पार्टीज होती है। जैसे हमारे कंट्री में 137 इनलिस्टेड पार्टीज है, ठीक है ना। तो अगर कोई मुल्क आपको हिट करना चाहे तो किसी एक भी पार्टी को फाइनेंस करके उसकी मीडिया बूस्ट कर दे तो वो पूरी मुल्क को जो है ना तितर बितर कर सकता है। ये पावर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी की मदद से उन्हें पूरे मीडिया तो ऑलरेडी यूएस के कंट्रोल में है, तो पूरे यूक्रेन को वाइब्रेंट किया, उनको बिल्कुल विजिलेंट किया, मोबिलाइज किया, और उनसे कह दिया कि अपने हक के लड़ो, बिकॉज रशिया इज गोइंग टू कैप्चर यू। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ने सिर्फ डेमोक्रेसी इस्तेमाल की और रशिया ने गुरिल्ला वारफेयर इस्तेमाल की और एक्टिव एंगेजमेंट इस्तेमाल की। ये तो पावर इस्तेमाल थी। अब आते हैं ग्लोबल इंपैक्ट। इस जंग की दुनिया पे क्या असरात हो सकते हैं या क्या असरात मुरत्तब होंगे? तो पहली चीज, नंबर 1 जो सबसे खतरनाक चीज है, अ गेटवे टू बाइपोलैरिटी। इसका क्या मतलब है? ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना एक बाइपोलर वर्ल्ड बनाएगी, या एक बाइपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए ये एक पैसेज होगा, या एक पाथवे होगा, या हमारे पास एक गेट होगा। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना पूरी दुनिया को 2 पोल में तकसीम करेगी और बाइपोलर वर्ल्ड बन जाएगी। ये पहली दफा होगा कि दुनिया बाइपोलर हो जाएगी और उनके हर पोल में मल्टीपोलरिटी होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बाइपोलर वर्ल्ड विद अ मल्टीपोलरिटी इन देयर पोल्स।
पहली चीज ये है कि बाइपोलरिटी के लिए जो है ना रास्ता हमवार हो रही है। दूसरी चीज इफेक्टिंग द कंट्री सॉवरेनिटी। अब जो है ना इस कॉन्फ्लिक्ट से मुख्तलिफ कंट्रीज की सॉवरेनिटी इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अब देखें ना, यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर है उनके वजीर ने या इमरान खान को लेटर लिखा हुआ है कि तुम क्रिटिसाइज करो रशिया को, मतलब वो आपको इन्फोर्स कर रहे हैं कि रशिया को क्रिटिसाइज करो। तो हमारी सॉवरेनिटी इस तरह बहुत से मुल्कों की सॉवरेनिटी इससे डिस्टर्ब हो रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट से डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो आपको फोर्स करेंगे कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। ये उस कंडीशन तक बात जा सकती है। खुदा न खास्ता अगर वर्ल्ड वार 3 में बात कन्वर्ट होती है तो फिर वही हाल होगा जिस तरह हमारा जो है ना वो जो 9/11 के बाद हमारी सॉवरेनिटी को बेडली तरह रूइन किया था और बुश ने कहा था आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और हम तो डरे हुए लोग हैं, हमारे हुक्मरान तो डरपोक है, गीदड़ है सारे, तो वो मुशर्रफ ने कहा वी आर विद यू, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना जब ये कॉन्फ्लिक्ट आगे जाएगी तो सॉवरेनिटी डिस्टर्ब होगी। जिस तरह हमारी सॉवरेनिटी पे उन्होंने हमला किया है, हमें फोर्स किया है कि रशिया को जो है ना उसको क्रिटिसाइज करे। क्यों क्रिटिसाइज करे? मेरा मुल्क है, मैं क्रिटिसाइज करूं ना करूं, मैं न्यूट्रल रहूं, ये इस पे उसका क्या काम है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से मुल्कों की सॉवरेनिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरी चीज डिस्टर्ब द रिलेशंस अमंग द कंट्रीज। फॉर एग्जांपल अगर सॉवरेनिटी डिस्टर्ब होगी और कुछ कंट्रीज, वीक कंट्रीज को ये पावरफुल कंट्रीज कहते हैं कि हमारे साइड पे आ जाओ, चलो हम रशिया को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इससे जो है ना रशिया और उन कंट्रीज के बीच जो है ना वो ताल्लुकात जो है ना वो सारे रिलेशन जो है ना वो खराब हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप में बहुत सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। जाहिर बात है जब ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलेगी तो चौथी बात क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्बेंस, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। 5 नंबर राइज इन इन्फ्लेशन, महंगाई में इजाफा होगा, राइज इन पॉवर्टी, गुर्बत में इजाफा होगा, और शदीद केस में फेमन या खात वगैरह भी आ सकती है। ये तो जो है ना ग्लोबल इफेक्ट है। हम आते हैं अपने पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान को इन कॉन्फ्लिक्ट में क्या करना चाहिए? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? रिमेंबर, नंबर फर्स्ट चीज, स्टे न्यूट्रल। हमेशा न्यूट्रल है। हमारा क्या काम है? हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। उधर जो है ना वो जंग कर रहे हैं, अगर आप जो है ना रशिया का साथ दोगे तो उधर यूएस और बाकी यूरोपियन ममालिक आपसे नाराज होंगे, अगर उनका साथ दोगे तो रशिया आपसे नाराज हो जाएंगे। तो इसमें जो है ना डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ब्रेव डिसीजन लेनी पड़ती है। ब्रेव डिसीजन ले ली क्योंकि दुनिया बाइपोलर हो रही है, तो इतनी प्रेशर नहीं होगी, किसी भी मुल्क पे इतनी प्रेशर नहीं होगी। तो स्टे न्यूट्रल, बिल्कुल किसी का भी साथ नहीं, बिल्कुल स्टे न्यूट्रल, अपने इंटरनल जो है ना मामलात पे उस पर फोकस करें। पहली चीज स्टे न्यूट्रल। दूसरी चीज, डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन योर न्यूक्लियर वेपन्स। कभी भी न्यूक्लियर, उनसे हमें ये सीखना चाहिए इस जंग से, न्यूक्लियर वेपन्स पे बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें। और ये पूरी कौम सुन ले, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, ये ना तो किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, ना किसी प्राइम मिनिस्टर का है, ना किसी प्रेसिडेंट का, ये हमारा है, इस पूरे मुल्क का है। लिहाजा देयर इज नो कंप्रोमाइज, हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप देख लें, यूक्रेन को देख लेना, यहाँ के बहुत से लोग ये बात करते हैं कि वेपन्स का क्या करना है, न्यूक्लियर वेपन्स का, बस हेल्थ को स्ट्रांग करो, मेडिकल को स्ट्रांग करो, एजुकेशन। यूक्रेन को देखें, मेडिकल स्ट्रांग थी, हेल्थ स्ट्रांग थी, सब फिनिश, खत्म। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। तो दूसरी बात, नेवर कॉम्प्रोमाइज, कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, बल्कि इसको अपग्रेड करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके आए। तीसरी चीज, पैसिफिस्ट डिप्लोमेसी करें। पैसिफिज्म किसे कहते हैं कि यार हम जंग पसंद नहीं करते, हम बस ये जो है ना डिप्लोमेसी करें, पैसिफिस्ट डिप्लोमेसी। वैसे भी आप लोगों की आदत है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेलेस्ट नहीं है, ना कोई गन बूट डिप्लोमेसी कर सकता है। पैसिफिस्ट डिप्लोमेसी करो और उनसे कहो कि हम बार बार बस बयान देते रहो कि ये क्या हो रहा है, जंग नहीं चाहते, सुलह करो, एक दूसरे से डायलॉग करो, इसी तरह की बातें करो, लेकिन किसी कंट्री को क्रिटिसाइज ना करें, बिकॉज इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो पैसिफिक डिप्लोमेसी। चौथी चीज, खुदा न खास्ता अगर ये जंग जो है ना कन्वर्ट होती है वर्ल्ड वार 3 पे, तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए। ग्रेन्स एक्सपोर्ट को आप जो है ना ग्रेन्स उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें, और जो है ना खुराक की अशिया जो होती है ना उनको स्टॉक करें। कोई पता नहीं चल, किसी को नहीं पता चला कि नहीं पता चल रहा कि अभी तक जो लोग असेसमेंट कर रहे थे, इवन यूएस असेसमेंट कर रही थी कि रशिया हमला नहीं करेगा, उन्होंने हमला भी किया। अब लोग कहते हैं वर्ल्ड वार 3 नहीं होगा। तो अगर नहीं होती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो गई तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। तो बैकअप प्लान में आपको क्या होना चाहिए? गंदम वगैरह जितने भी उसके एक्सपोर्ट स्टॉप करें, तकरीबन 2 महीनों के लिए अपने स्टॉक को अपने साथ स्टोर किया जाए, ये करें आप। और ये जो मैं बात करने जा रहा हूं ना कि हम
पाकिस्तान को यही वक्त है, ये जो ट्रांजिशन, एक पॉलिटिकल शिफ्ट आ रही है, पूरी दुनिया में एक पॉलिटिकल शिफ्ट आ रही है, ठीक है ना। दुनिया बाइपोलर हो जाएगी, शायद उससे बाद फिर यूनिपोलर हो जाए। इस शिफ्ट के दौरान पाकिस्तान को एक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल अपना बनाना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप डेमोक्रेसी लेके आते हो तो इस्लामिस्ट आते कहते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी ये तो मगरबी है, या डेमोक्रेसी अगर ख़त्म हो रही, दुनिया कहती है कि डेमोक्रेसी ख़त्म होने वाली है, तो फिर क्या करोगे? कम्युनिज्म के पीछे भागोगे। तो ये कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी, इनका पीछा छुड़ा के हमने एक अपना सोशो इकोनॉमिक मॉडल बनानी है जिसको हम फॉलो करें और हमेशा जो है ना इसको फॉलो करते रहे, बल्कि एक विजन दे इस कौम को। क्योंकि आजकल हमारे मुल्क में किसी भी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, सब रोटी कपड़ा मकान सेहत कार्ड ये चीजें हो रही है, कोई विजन नहीं है किसी के पास। इसीलिए हमारे अवाम मुकम्मल कंफ्यूज है। तो ये जो एरा होगी जिसमें ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी बिटवीन, ये जो पीस ट्रांजिशन हो रही है ना, या पॉलिटिकल शिफ्ट आ रही है पूरी दुनिया में, यही मौका होगा कि इसमें हम अपना मंजिल का तयन करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।